अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और नॉवल को एंजॉय कर रहे होंगे। आने वाले व्यूअर से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब किया जाए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम नॉवल पढ़ रहे थे हयाम। आइए बढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। वो मनाहिल के साथ चलते हुए बच्ची खाने से बाहर निकली। आज मनाहिल ने बोलने में पहल ना की थी, शायद वो रात वाले अंदाज से डर गई थी। माफ कर दो मुझे। हयाम की बात पर मनाइल ने गर्दन मोड़कर देखा। किस चीज के लिए? कल डांट दिया था मैंने तुम्हें, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, सॉरी। वो तो जानो वहीं उनके सामने बैठ गई, उसके हाथ अपने हाथों में थामे। अब बिल्कुल नहीं डांटेंगी ना आप मुझे? मुस्कुराहट एक मरतबा फिर नमदार हुई। बिल्कुल भी नहीं, और दोस्ती कर लेते हैं। हयाम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया जिसे वो फौरन से भी पहले थाम गई थी। तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी, यहाँ से बरामदे तक मुझे रास्ता मालूम है। हयाम के मुस्कुराकर कहने पर वो हाँ में सर जाती हुई वापस चली गई। हयाम वापस उठती चलने लगी। इतराफ का जायजा लेती वो बरामदे से आने वाली आवाजों के करीब जा रही थी। बरामदे में और उसके दरमियान पर्दों का एक तवील सिलसिला था और पर्दे के उस पार होने वाली गुफ्तगू वो अब आसानी सुन सकती थी, लेकिन आवाजों को धीमा रखा गया था। बरामदे में अम्मा बेगम के हमरा उसके बाबा मौजूद थे। न जाने वो क्या बात कर रहे थे जिस पर अम्मा बेगम गुस्से का इजहार कर रही थी। हयाम ने आगे कर उनकी बातें वाज़ेह तौर पर सुनना चाहिए। क्या कह रहा है मुस्तफा? मंगनी तोड़ दी है? अरे तो बावला हो गया है। एक तो पहले ये मंगनी करने की सूझी, तो क्या सूझी थी तुझे? जब तो जानता है कि सैयदों में मंगनियां नहीं होती हैं, सीधे निकाह हुआ करते हैं, रुखसतियां हुआ करती हैं। खाला माँ अब मेरी बात समझे, गलती हो गई, लेकिन खैर अच्छा ही हुआ। मेरी बेटी खुश नहीं थी, मैं कैसे कोई सख्त कदम उठाता। बस करो मियाँ, ये शहर नहीं है जहां तू अपनी चार बातें सुनाएगा और मैं मान जाऊंगी। ये हवेली है, यहाँ कुड़ियों से उनकी मर्जियां नहीं पूछी जान दिया, हुक्म सुनाए जान देने। और बुरा मत मानियो, तेरी इस बेटी को देख के ही पता चले है कि क्या तरबियत की हुई है उसकी। हयाम से मजीद ना सुना गया। पर्दा उठाती वो बरामदे में दाखिल हुई तो सामने बैठे मुस्तफा साहब ने सर उठाकर उसे देखा। हयाम की आंखों में झांकते वो चेहरा मोड़ गए। क्या क्या ना था उनकी बेटी की आंखों में? शिकवा, शिकायत, गिला। वहां उनके अलावा बशीरा भी मौजूद थी और बादल भी, जो पीछे को खड़ा सर झुकाया था। हयाम को देखकर उसने मुस्कुराने की कोशिश की। हयाम चलते हुए उसके साथ जा खड़ी हुई, उसका बाजू पकड़े उसके साथ लग गई। यह अमल अम्मा बेगम ने त्योरियां चढ़ाए देखा था। न जाने हयाम को इन्हें छेड़ने, तंग करने में क्या सुकून मिल रहा था। मुस्कुराकर अम्मा बेगम को देखा और फिर सर उठाकर बाजिल को देखा। जवाबन बाजिल ने भी उसका कंधे पर अपना बाजू फैलाया। मुस्तफा साहब आहिस्ता आवाज में अम्मा बेगम को हयाम के ठहरने से मुतल्लिक आगाह करने लगे। अम्मा बेगम लगातार हयाम को खा जाने वाली नजरों से ही देख रही थी। दुपट्टा ओढ़े, बालों का जूड़ा बनाए वो नामहरम मर्द के साथ चिपक कर खड़ी थी। क्या सैयदजादियां ऐसी होती हैं? नहीं, वो ऐसी तो नहीं होती। बाजल हयाम से आहिस्ता आवाज में ही कुछ कह रहा था, जिसका मुस्कुराकर वो जवाब देती अपने गिर्द तमाम लोगों को मौजूदगी भूल गई। हयाम, ये लो कॉफी। शमीर कॉफी का कप ट्रे में सजाए मंजर पर नमूदार हुआ। इसके आते ही हयाम ने अपना दुपट्टा मजीद फैलाया। जो भी था वो अम्मा बेगम से अपनी जंग में अब इतना भी नहीं गिरी थी कि बाजल उसका भाई था। वो उसके सामने भी दुपट्टा लेती थी, लेकिन वो ओढ़ना उस हवेली के अम्मा बेगम के मुताबिक गले में लटका फंदा था, बस और कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया, हयाम ने कहते वो कप थाम लिया। शामिर, जा मर्दान खाने में अपने चचे को ले जा। हवेली की औरतों को मजीद 4 काम भी होते हैं, कमरों में बंद नहीं रह सकती। ये चाकरी कोई और कर लेगा। साथ ही इनका यूं हयाम को कॉफी लाकर देने पर चोट की। बशीरा भी ने आगे बढ़कर शमीर के हाथों में मौजूद ट्रे थाम ली। मुस्तफा साहब हयाम को इशारा करके चले गए। शमीर उनके पीछे ही चलने लगा। बासल को भी आने का इशारा किया, लेकिन वो अपनी जगह से ना हिला। शमीर ने एक मरतबा फिर उसे देखा। मैं खालाम्मा से बात करके आता हूँ। बासल के जवाब पर वो सर हिलाता हुआ चला गया। हयाम को एक तरफ वो चलता हुआ खालाम्मा के कदमों में बैठ गया। सरगोशीनुमा आवाज में उनके हाथ थाम कर बोलने लगा। ये मंगनी हो जाना और फिर अगले दिन टूट जाना, आप कहती हैं तो मयूब ही होगा। आप बड़ी हैं हमसे, दुनिया देखी है, जो असूल कायद बनाए हैं बिल्कुल ठीक ही होंगे। खाला माँ, मैं आपको ज्यादा तो नहीं जानता, बस रस्मी सा सलाम दुआ का ताल्लुक है। बस इतना कहना है कि ना समझ है ये, आज तक शहर की जिंदगी जीती आई है, यहाँ की दुनिया से समझ नहीं आएगी। आप सिखाएंगे तो सब सीख लेगी। सिद्धि बहुत है, प्यार की बात मान जाती है। जानता हूँ आपकी इस हरदमी बर्दाश्त नहीं करेगी, इसीलिए सोच रहा हूँ कि पूरा सच जाना आपके लिए जरूरी है। कौन सा पूरा सच? खाला अम्मा ने नजरों का रुख
हयाम से बादल की जानिब मुड़ा। अब जब दोबारा उसे देखेंगी ना तो दिल की नजरों से देखिएगा, गौर करेंगी तो मालूम हो जाएगा आपको कि आपके पास मैं उसकी अमानत छोड़कर जा रहा हूं। उसकी किसकी? आवाज में मौजूद सख्ती अपना थी, शायद वह जान गई थी। वही जो बेजी कहता है आपको। क्या कहना चाहते हो? आवाज में हैरानी रकम थी। वो डर गया था, इसलिए नहीं कि बुजदिल है, उसके पास हजार वजूहात हैं। कोई सुनेगा तो हंसेगा, ये भी कोई दलाइल है, लेकिन उसको देखेंगे तो मालूम होता है कि सच में वो तमाम वजूहात जो सुनने को घिसी पिटी मालूम होती हैं बहुत जालिम है। मार दिया है उन्होंने उसको, अपना दिल निकाल कर मेरे हाथों में दे दिया। और वो दिल तेरा था ही नहीं। अम्मा बेगम ने उसके बाद दरमियान से ही काट कर पूरी की। वो दिल मेरा था ही नहीं। अभी शहर में एक और जंग लड़नी है उसे, मेरा मुंतजिर है वो। मुझे लगा कि उसके दिल को खतरा है तो सोचा कैसे वापस करूं। दुनिया बहुत जालिम है, मार देगी। फिर सोचा अब वाहिद है जो उस तक उसकी अमानत बा हिफाजत पहुंचा देगी। और तुझे ऐसा क्यों लगे है कि मैं अपने असूलों को आग में झोंक दूंगी? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। मुझे बस इतना मालूम है कि उसका दिल आपके असूलों की लपेट में कैद में भी रहेगा तो महफूज रहेगा। एक ना एक दिन आप मजबूर हो ही जाएंगी और उसे उसकी अमानत सौंप देंगी। वो बस आ जाएगा तो आप पिघल जाएंगी, देख लीजिएगा। खालामा के हाथ थपथपाते वो खड़ा हुआ, हयाम तक चल कर आया और वो कॉफी का कप लिए अब तक वहीं खड़ी उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। कप में मौजूद कॉफी ठंडी हो चुकी थी। मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा, जैसा ये कह लेना हो हम आज चले जाएंगे, जाना जरूरी है, लेकिन तुम्हारा भाई तुमसे गाफिल नहीं रहेगा। कहकर वो बाहर निकल गया। हयाम की आंखों में मोती चमकने लगे। जाने की बात पर दिल को कुछ हुआ था। वो यहाँ उस वीरान हवेली में नहीं रहना चाहती थी। बशीरा, अपनी बेटी को बुला। हयाम को देखे अम्मा बेगम ने बशीरा को हुक्म दिया। अब की बार हयाम ने उनसे नजरें ना मिलाई थी। बशीरा अम्मा बेगम के हुक्म पर अपनी बेटी को बुला लाई, जो शायद आज पहली मर्तबा ही हवेली आई थी। हयाम ने उसे देखा, वो वही थी जो बावर्ची खाने में उसे चाय दे रही थी। क्या नाम है तेरा लड़की? सादिया। आज से तो पल पल सईदा बीबी के साथ रहेगी। अच्छी बेहतर। हयाम वहां से निकलती चली गई। सईदा नामी लड़की किसी डोर के मानिंद उसके पीछे पीछे चलने लगी। अम्मा बेगम ने उसे दूर तक पर्दों की ओट से देखा था। हवेली के दोनों दीवार पर सरमा की धूप चहक रही थी। आज इतने दिनों बाद सूरज ने अपना दीदार करवाया था। बादलों की आंख मचोली वक्फे वक्फे से जारी थी। ऐसे में हवेली के मर्द मर्दान खाने में बैठे बातों में मसरूफ थे। कुछ दिन और रुक जाते तो अच्छा होता। वकार शाह ने मुस्तफा साहब को रोकने की एक कोशिश मजीद की। वो कब से दोनों भाई इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। आखिर को खून का ताल्लुक था और ये रिश्ते होते ही ऐसे हैं। सदियों बाद भी मुलाकात हो तो खून जोश के समंदर में गोते खाता रहता है। वकार शाह हवेली के बड़े थे, एक रोब दबदबा था उनका, लेकिन अपने रिश्तों और सबसे बढ़कर अपनी तहजीबों और रवायतों से प्यार उनकी गुट्ठी में ही बेतहाशा भरा पड़ा था। भाई, ये मुझे मजबूर मत करे, मेरा जाना जरूरी है। मुस्तफा साहब ने हर बार की तरह एक ही जवाब फिर से दोहराया। तुम्हें आखिर इतनी जल्दी क्यों है? अम्मा को तो 2 दिन का कह कर आए थे, वही 2 दिन तो पूरे करते जाओ। अब की बार इमरान बुखारी ने भी अपना हिस्सा डाला। ताया जान, हम जरूर रुक जाते, लेकिन जाना वाकई बहुत जरूरी है। ऑफिस के कुछ मामलात है जिनका निपटना बेहद अहम है। आरस तनहा सब नहीं संभाल सकता। मुस्तफा साहब को यूं मजबूर होते देखकर बादल ने भी बोलना शुरू किया। जिंदगी में पहली मर्तबा आए हो तुम हवेली, और देखो जरा मसरूफियत की डोर अपने कदमों से बांध कर ले आए हो। वकार शाह बादल से मतवज्जो हुए। आप फिक्र क्यों करते हैं ताया जान? अब जब यहाँ का रास्ता तय करके मंजिल तक आ ही गया हूं तो अब आता रहूंगा, और यहाँ आने की सबसे बड़ी वजह तो छोड़े जा रहे हैं हम। उनका हाथ थाम वो उनसे वादा और उम्मीद करता रहा था। ये शहरी लोग भी एक मसला रहा है कि वो भी सदा से न जाने कौन कौन से वादों की डोरे खुद से वाबस्ता कर औरों को थमा देते हैं, और फिर खुद तो वो सब भूल जाते हैं। लेकिन ये गांव देहात में रहने वाले लोगों के दिल बहुत जिद्दी होते हैं, मासूम होते हैं, या वो शायद सबको खुद सा देखते हैं। इसलिए ही तो शायद वो इन झूठे वादों और झूठी कस्मों पर ईमान ले आते हैं। तुम कहते हो तो मान लेता हूँ, लेकिन ये शहरी लोगों की कस्मों से बहुत डरता हूं मैं। उनकी जुबान कुछ बोलती है और आंखें कोई और ही दास्तान सुनाती हैं। लेकिन शायद वो भी वक्त की मार एक मर्तबा खा चुके थे और बार बार वही एक गलती दोहराना ना जानते थे। इन सब मंजर में अगर कोई खामोश था तो वो था शामिर बुखारी। वो उस मंजर में मौजूद होकर भी ना था। वो 2 मुख्तलिफ कश्तियों की मुसाफत तय करते हुए निढाल हो रहा था। 2 मंजिलों को जाती राहों के शिकार राही जब बढ़ते चले जाते हैं
तो बारहा गिरने का खतरा तो रहता ही है। एक तरफ आरस था जो उसे जान से बढ़कर अजीज था, शायद इस हवेली का मकीनों से भी बढ़कर, और दूसरी जानिब उस हवेली में बसने वाले जो उसकी जिंदगी थे। अब तो खैर आरस हसन की भी मंजिल को जाता रास्ता इस हवेली तक ही आ रुका था, लेकिन अब यह हवेली पहले से बढ़कर जालिम हो गई थी। शामिर भाई, अपना नाम सुन वो ख्यालों की दुनिया से वापस लौटा। उसका नाम पुकारने वाला बाजिल था। बाकी तमाम बड़े अपनी बातों में मशगूल हो चुके थे। हाँ बोलो, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मैं सुन रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आरज़ आपको बहुत अजीज है, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ होने वाली किसी भी रवा दवा से उसे वाकफियत फराहम ना करें तो ही बेहतर होगा। मतलब क्या कहना चाहते हो? यहाँ कुछ भी हो जाए, चाहे से हयाम के मुखालिफ महाजी क्यों ना खुल जाएं, आप आरज को किसी मामले से आगाही मत कीजिएगा। वो सुनेगा तो तड़प कर इधर को आ निकलेगा, और मैं नहीं चाहता वो इधर आए। वो आ गया तो हयाम, उसकी कुर्बानियां किसी काम की नहीं रहेंगी, बल्कि उसकी तकलीफ मजीद बढ़ जाएंगी। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? समझ रहा हूं, लेकिन वो उसकी कुर्बानियां उसने अपनी कही अभी सुनाई ही कहाँ है, लेकिन उसकी अनकही सब सुन गया हूं मैं। ये मशल नाम ले लेना तो महज एक तरफा किस्सा है। असल कुर्बानी जो दी है उसने, वो यहाँ आ गया तो कुर्बानी ना रहेगी, बल्कि हयाम के गले में फांसी का फंदा बन जाएगी। मैं जानता हूं तुम क्या बात कर रहे हो। बादल ने हैरानी से उसे देखा। सच में? सब जानते हैं आप? उसने बताया। हाँ, सब जानता हूं। शायद कि तुमसे भी बढ़कर मालूम है मुझे। मैं बताना भी चाहूं तो मेरी जुबान बंद करवा दी है उसने। मेरे मुंह को ताला डाल दिया गया है। वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठे धीमे लहजे में बात करते कितने बेबस थे। ये अक्सर हमसे वाबस्ता रिश्ते लोग हमें किस कदर बेबस कर देते हैं, हमें मजदूर बना देते हैं, हमें अंदाजा ही नहीं होता। चाचा जान, हमें निकलना है अब। बादल ने अपना रुख मुस्तफा साहब की जानिब किया। हाँ, मैं एक मरतबा हयाम से मिलना चाहता हूँ। शामिर, एकदम से उनका दिल खाली हो गया। आखिर को वो बाप थे, इकलौती औलाद से जुदाई का तस्वुर ही इतना जानलेवा था कि अल्फाजों में पुरोने को खजाना लुट चुका था। चलें। शामिर खड़ा होता उन्हें अपने साथ अंदर हवेली की जानिब ले गया, और बादल, हाँ बादल, वो भी हयाम को एक आखिरी नजर देखना चाहता था, लेकिन वो देखने में पूरा मर्द अंदर से किस कदर कमजोर और डरा सहमा हुआ था भाई था, कोई नहीं जानता था, जान ही नहीं सकता था। हयाम अपने बाबा के कमरे में ही मौजूद थी। अपने चेहरे पर दुपट्टा फैलाए आंखें मुझे वो खामोश आंसू बहा रही थी। क्या जब्त था कि एक सिसकी तक ना उभरी थी। एक आह ने भी कमरे की खामोशी में इंतजार बरपा ना किया था। सादिया? हाँ, वो भी वहां मौजूद थी। दरवाजे के करीब न जाने कब से खड़ी थी। अगर यूं खड़े रहना भी जब्त की इंतहा में शुमार होता तो क्या जब्त है इस हवेली के मुलाजमों का। दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने आखिर को माहौल में छाई खामोशी को तोड़ा। दरवाजा खोल मुस्तफा साहब अंदर दाखिल हुए तो सादिया फौरन मुड़ी। इनका चेहरा अब चादर की ओट में पोशीदा था। बेटा आप जाए, मुझे अपनी बेटी से बात करनी है। वो सरहलाती कमरे से निकल गई। मुस्तफा साहब चलते हुए हयाम के पास आ बैठे। वो अब भी जू की तू लेटी रही। मुस्तफा साहब यूं दुपट्टे की जड़ी से उसे ना देख सकते थे। हाँ, अलबत्ता हयाम वो आंसुओं से लबरेज आंखों से उन्हें तक रही थी। मैं जानता हूँ मेरी बेटी मुझे सुन रही है, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अगर ये समझती हो कि मेरा तुम्हें यहाँ लेकर आने का फैसला गलत है, तो बहुत जल्द अपने बाबा के इस फैसले में छुपी मसलियत को तुम जान जाओगी, और एक दिन आकर कहोगी, बाबा आपका किया फैसला बिल्कुल ठीक था। मैं जानता हूँ। खामोशी। यहाँ की जिंदगी हमारे शहर की जिंदगी से मुख्तलिफ है, बहुत मुश्किल है, लेकिन यह भी मालूम है कि मेरी हयाम हर तरह के हालात का सामना कर सकती है। बहुत बहादुर है। खाला माँ देखने में जितनी सख्त मालूम होती है, उनके अंदर झांको तो बहुत नरम दिल है। देखना, एक दिन इस हवेली में बसने वालों में पहले नंबर पर वो होगी जो तुम्हारी सबसे बढ़कर तरफदार होंगी। मजीद आंसू हयाम की आंखों से बहे, लेकिन उसे फिक्र ना थी। उसकी निगाहें तो बस अपने बाबा की रोती आंखों से हटती ही ना थी। वो चाहती थी कि हाथ बढ़ाकर वो तमाम आंसू पहुंच डाले, लेकिन वो ना कर सकी। उसके बाबा अपनी बेटी की आंखों में नमी देख लेते तो कैसे जा पाते। चलता हूं मैं, अपना बहुत ध्यान रखना। मैं अपनी बेटी से राब्ते में रहूंगा। हाँ, बस ऐसा ना हो कि मेरी बेटी इस हवेली में खो जाए और अपने बाप को भूल जाए। हयाम के आंसू में रवानी आई। वो कैसे भूल सकती थी अपने बाबा को? वही तो उसे सबसे बढ़कर अजीज थे। वो जा रहे थे। काश कि वो रुक जाते, या काश वो उन्हें रोक सकती, लेकिन दोनों अपने अपने हालात में मजबूर थे। मुस्तफा साहब दरवाजे पर पहुंचकर रुके। चेहरा मोड़कर अपनी बेटी को एक मरतबा फिर देखा।
अपनी बेटी का चेहरा देखने की ख्वाहिश जो थी वो अधूरी ही रह गई थी। वो आंखें खुश करते चले गए। उनके जहते ही सादिया अंदर दाखिल हुई। हयाम को किसी की परवाह न थी। उसका जब्त बस यहीं तक था। दुपट्टा खुद से हटाती वो उठ बैठी। उसका चेहरा आंसुओं से तर था। सईदा बीबी, हयाम हिचकियों समेत रो दी। सईदा बीबी, क्या हुआ है? मैं किसी को बुला कर लाती हूँ। रहने दो, किसी को मत बुलाना, यहाँ अब मेरा कोई नहीं है। वो हयाम, वो तो यूं इतनी कमजोर ना थी। वो तो कभी किसी के सामने रोने का दावा करके ना आई थी, लेकिन आज बिखर गई थी। वो सबसे जुदाई बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अपने बाप से नहीं। मनाल अध खुला दरवाजा खोलती अंदर दाखिल हुई। यूं हयाम को रोता देखकर उसके कदम थम गए। हयाम ने ना देखा था कि कौन आया है। मनाल पहली मर्तबा यूं खुद चलकर उस तक आई थी। वो जो समझती थी कि हयाम कितनी सख्त दिल मालूम होती है, यूं देखने में पत्थर थी, वो असल में तो बिल्कुल ही उस जैसी ही थी। हयाम, मनाल की आवाज सुन हयाम चौंकी। चेहरा उठाकर उसे देखा। जो पहली मर्तबा मनाल ने उससे हमकलाम थी। हयाम नहीं चाहती थी कि उस हवेली के किसी फर्द पर भी उसकी कमजोरी आया हूं। जल्दी से उठकर आंसू पहुंचे और बोली, तुम? अब मनाल भी कहाँ चाहती थी कि वो बताए कि तुम हयाम, तुम तो बहुत कमजोर हो। किस हक से जताई थी? कोई हक ना था, और अगर हक मिल जाता और फिर उस हक की बिना पर अगर जो मनाल इसे ये जताती तो उसके मुताबिक थू होता ऐसे हजार हकूकों पर। तुम्हें जाना है यहाँ से, अपना जरूरी सामान समेटो। अब के मनाल के हर अमल में जल्दबाजी थी। वो इधर उधर से हयाम की चीजें यकजा करने लगी, जबकि हयाम वो तो बुत बनी घड़ी तमाम सूरत हाल जानने की कोशिश कर रही थी। कहाँ कहाँ जाना है मुझे? आंसू थम चुके थे। हाँ, लेकिन उनके निशानात अपनी छाप छोड़ गए थे। इस हवेली से जल्दी करो, इससे पहले चाचा जान चले जाएं, तो मैं इनके साथ वापस जाना है। हयाम का दुपट्टा उठाया उसने हयाम की जानिब देना चाहा, लेकिन नजरें एक तरफ रखे मोबाइल फोन से चिपक गई। क्यों क्यों जाऊं मैं यहीं रहूंगी अब। हयाम की बात पर मनाल की तवज्जो एक मरतबा फिर इसकी तरफ लौटी। हयाम, खुदारा यहाँ से चली जाओ, यह हवेली बहुत जालिम है, तुम्हारा दम घुट जाएगा यहाँ। लेकिन हयाम कुछ ना बोली। एक आखिरी बार, एक आखिरी सच हयाम को बतलाना लाजिम हो गया था। इस हवेली के दरवाजे तुम्हारी वापसी के लिए कभी नहीं खुलेंगे। मनाल का कहना था कि हयाम ने झट से उसकी जानिब देखा। वो उसकी बात समझ गई थी, लेकिन शायद दिल ना समझ बनने का ढोंग रचा रहा था। क्या कहना चाहती हो? एक कमजोर मुस्कुराहट नमदार हुई। इस हवेली के दरवाजे कभी किसी औरत के लिए नहीं खुले हैं और ना खुलेंगे। यहाँ सिर्फ औरतें आया करती हैं और वापसी का दर हमेशा के लिए बंद कर आती हैं। तुमने देखा नहीं वो दरवाजा? वो जो हवेली का दरवाजा है वो सदियों से बंद, किसी अपने के गुजर से महरूम है। उस पर पड़ा ताला जाने कितने सालों की धूल खुद में समेटे जामिद पड़ा है। ना कभी उसे खोला गया और ना कभी खुलेगा। हयाम की आंखों में खौफ लहराया। जो आंसू थम चुके थे एक मरतबा फिर कतरा कतरा बहने लगे। मेरे बाबा ने वादा किया था, वो मुझे ले जाएंगे, तुम देखना। शायद अब उसे खुद भी अपने कई अल्फाज में सच्चाई का कोई आंसर मौजूद ना था मिला। सादिया एक जानिब सर झुकाए खड़ी तमाम बातें सुन रही थी। हयाम, चलो देर हो जाएगी वरना। हयाम ने दुपट्टा फैलाकर बाहर को भागना शुरू किया। मनाल और सादिया उसके पीछे पीछे ही थी। मनाल ने दिल में शिद्दत से दुआ मांगी थी कि काश वक्त थम जाए, उन्हें देर ना हो। अभी वो लोग सीढ़ियां मुकम्मल अबूर भी ना कर पाए थे कि बाहर से गाड़ी के चलने की आवाज सुनाई दी। एक लम्हा लगा था, एक लम्हे की रद्द बदल, और हयाम के कदम थम गए। उसके कदमों के साथ उसके बहते आंसुओं का दरिया भी सकूत इख्तियार कर गया। उसके बाबा, उसका भाई दोनों जा चुके थे। हयाम सुकून से 2 लम्हे बसर करना चाहती थी। दिल में आया कि 2 लम्हों को ही सही सब भूलकर वहीं सीढ़ियों में थमकर बैठ जाए, लेकिन दिल भी कभी अपने कहे पर कायम रहा है। पल भर में फैसला बदल डाला। बगावत के कैदी ने सर उठाया और दिल के किसी कोने में सजी अदालत में बैठे हुक्मरान ने आजादी का परवाना सुना दिया। बगावत की बू रफ्ता रफ्ता फैलने लगी। एक पूरी सरार मुस्कुराहट ने कैदी के लबों पर बसेरा किया। हुक्म सुनते ही आजादी की डोर ढीली छोड़ दी गई और बागी ने अपने पर फैलाए। उन परों के साये में हयाम का पूरा वजूद झुलसने लगा। हयाम यकजहत दीवाना वार राहदारी में भागती हवेली के दाखिली दरवाजे की जानिब चली गई। वहां पहुंचकर जोर जोर से दरवाजा को खोलने की तगदो करने लगी। मनाल जानती थी कि अब क्या होने वाला है। अपनी चादर को मजीद खुद के गिर्द लपेटा, चेहरे को ढांप मजबूती से एक चादर का किनारा जकड़ लिया। वो इस हवेली को बरसों से जानती थी। हयाम चिल्ला रही थी, खोलो इस दरवाजे को। आहिस्ता आहिस्ता वहां हवेली में मौजूद तमाम मुलाजमों ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया। हवेली की औरतें वहां आ पहुंची।
खालदा बेगम ने आगे बढ़कर हायम को रोकना चाहा, लेकिन वो दीवानी हो गई थी, किसी के बस में आने में ना आ रही थी। जोड़े में बंधे स्याह बाल खुलकर कमर पर बिखर गए। अम्मा बेगम की गरजदार आवाज ने हयाम के पूरे वजूद में सनसनाहट फैला दी, जो न जाने कब से बरामदे में निकल वहां आ गई थी। बंद करो ये शोर। हयाम अपनी पीठ के वहीं खड़ी रही। क्या करना चाह रही हो बीबी? हयाम ने मुड़कर अम्मा बेगम की आंखों में आंखें डाली। बगावत जो एक लम्हे के लिए डर गई थी, शायद एक मरतबा फिर परवान चढ़ी। ये दरवाजा खुलवाएं, हुक्म सुनाया गया। नहीं खुलेगा। सामने भी कोई आम इंसान मौजूद ना था जो अम्मा बेगम थी, न जाने कितने सालों से इस हवेली में हुकूमत करती आई थी। अब खुलेगा, क्योंकि अब उसके मुकाबले इस हवेली में बसने वाली कोई कमजोर औरत नहीं है, बल्कि मैं हूं, हयाम बुखारी। आंखों में कुछ कर गुजरने की धमकी साफ वाज़ेह थी। तो खोल कर दिखाओ बीबी, मैं भी यही हूं और तुम भी। आंख के एक इशारे से तमाम मुलाजमों को मंजर से हट जाने का हुक्म सुनाया। शामिर पर्दे की ओर से निकलकर राहदारी में आया। शायद वो यहाँ होने वाली तमाम रवादा सुन चुका था। अम्मा, उसने कुछ कहना चाहा। रुक जा मेरे लाल, मैं अच्छे से जानू हूं कि किसको कब और कहां कौन सी लगाम डालनी है। मैं कहती हूँ ये दरवाजा खुलवाएं अभी और इसी वक्त। बीबी, कितनी मरतबा तुझे बताऊं कि खुलवा सकती है तो खुलवा ले, मैं भी देखो कितनी हिम्मत है तुझ में। हयाम बेबस हो रही थी। वो शायद जान गई थी कि अब कुछ नहीं हो सकता। खुद को मजबूत जाहिर करने की हर मुमकिन कोशिश की गई। मजबूत कदम उठाती अम्मा बेगम के बिल्कुल सामने खड़ी हुई, आंखों में आंखें डाले गोया हुई। देख लीजिएगा, ये दरवाजा अब खुलकर रहेगा। आप मुझे कोई आम लड़की मत समझिएगा जो तूफानों की एक जद में ढह जाऊंगी। अब चाहे तो आने वाले 1000 तूफानों की शिद्दत पहले से 1000 गुना बढ़ कर हो। मैं हयाम बुखारी आपको अपनी जुबान देती हूँ, ये दरवाजा खुलकर रहेगा। अभी हयाम उन्हें कहकर 2 कदम ही चल वापसी के लिए निकली थी। अम्मा बेगम की आवाज एक मरतबा फिर गूंजी। बशीरा। एक मरतबा बुलाने पर ही वो बोतल से निकले जिनकी तरह नमदार हुई। शायद कि वो जानती थी कि उनकी आमद मतवक्या है। जा उसके कमरे में हर वो शय जिससे ये अपने बाप या शहर में राब्ते कर सके उठा कर ले आ। जवाबन वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन मिनाल ने आगे बढ़कर उसके हाथों को अपनी गिरफ्त में मजबूती से दबाया। शायद वो चुप रहने का कोई इशारा था या फिर कोई पैगाम, वो समझ ना सकी थी। सवालिया नजरों से उसे देखा, जो चुप करके उसका हाथ झुका तो थामे उसे वहां से लिए चल दी। राहदारी से गुजरते हुए न जाने कब सादिया किसी कोने से निकल उन दोनों के पीछे साई की मानी चलने लगी। खुदा जाने इस हवेली के मुलाजमों के यूं कैसे एकदम मंजर पर नमदार हो जाते थे, जैसे कोई अल्हामी कुव्वत उनके पास हो। वो डर रही थी, लेकिन मिनाल की मौजूदगी उसके तमाम डरों को जाहिल करते जा रही थी। जाने क्यों? बशीरा भी हयाम के कमरे में मौजूद सामान छांट रही थी। इन्हें वहां कुछ ना मिला। आखिर को छांट कर थक गई तो चल दी। जितनी देर तक वो कमरे में मौजूद रहे, हयाम, मिनाल और सादिया तीनों एक तरफ खड़ी रहीं। उनके जाते ही मिनाल ने चादर में से अपना हाथ बाहर निकाल हयाम का मोबाइल उसके हाथ में किया। ये तुम्हारे पास? हयाम के लहजे में हैरानी मुकीम थी। मैं जानती हूँ वो ऐसा ही करेंगी, तुम्हारी इजाजत के बगैर उठाना पड़ा, माफी चाहती हूँ। मोबाइल को पकड़ा हयाम को एकदम सादिया की मौजूदगी का ख्याल आया और अचानक उसे देखने लगी। तुम बेफिक्र नहीं सईदा बीबी, ये राज उसके कमरे की दीवारों से बाहर नहीं जाएगा। जाने उस हवेली में आई नई सईदा बीबी में क्या था जो वो हवेली के खिलाफ तमाम बगस भूल बैठी थी। जाने उसमें ऐसा क्या था जो लोग तमाम उसकी जानिब खिंचे चले जाते थे। तुम आराम कर लो, मैं कुछ देर तक आती हूँ, फिर बात करते हैं, मिनाल कहती हुई चली गई, जबकि हयाम महज उसकी बात पर सर हिलाती रह गई। अम्मा बेगम तमाम तमाशे के बाद वापस अपनी मखसूस निश्चित पर मौजूद थी। शामिल पिछले आधे घंटे से वहां बैठा जमीन को घूरने में मसरूफ था। अब बोलता क्यों नहीं है तू? अम्मा बेगम ने एक मरतबा फिर वही सवाल दोहराया जिसका जवाब वो कब से सुनना चाह रही थी, लेकिन वो था कि कुछ बोलता ही ना था। आप जानकर क्या करेंगी? तुझसे मतलब? तो बस बता दे मुझे कि वो सच बताकर गया है कि नहीं। सच बताया है बादल ने आपको। खुदारा भूल जाए अम्मा कि कुछ सुना है आपने। वो बहुत अच्छी है और आज जो कुछ भी हुआ है ना, अगर उसको मालूम हो गया तो वो आपसे तमाम ताल्लुक खत्म कर लेगा। अम्मा बेगम की आंखों में दर्द ने अपनी झलक दिखलाई। उसके लिए मुझ बूढ़ी को छोड़ देगा? मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। अभी कोई नाराजगी नहीं है तो आता नहीं है, महीनों महीनों बात नहीं करता, और वो तो खुद हयाम से ऊंची आवाज में बात करने का सोच भी नहीं सकता। हत्ता कि जब आपने अपनी मोहब्बत को खैराबाद कह रहा था तो आवाज तक ना निकली थी।
सर झुकाए मुजरिम की तरह उसके सामने खड़ा रहा। और अगर वो जान ले कि आपने पूरी हवेली के सामने उस पर आवाज सख्त की है तो निकाल कर ले जाएगा उसे, और फिर आप भूल जाए कि कभी मुड़कर भी देखेगा आपको। वो आज का नया जवान खून है, जो कर सकता है कर गुजरे। इस हवेली के असूल में किसी के लिए नहीं बदलूंगी। वो कठोर हो गई थी। ठीक है, फिर इसके बाद आने वाली हर सूरत हाल के लिए खुद को तैयार रखिएगा। इशिर अभी हयाम का कमरा तब्दील करवा दे। ऐसा करें, आरस का कमरा उसे दे दे। जी छोटे शाह। वो अपनी कहकर चला गया। पीछे अम्मा बेगम ने अपने पैरों से आंखों में नमी वजूद नमी साफ की। अम्मा बेगम, मेरे लिए क्या हुक्म है? छोटे शाह जो कहकर गए हैं। अम्मा बेगम ने बिशरा की बात दरमियान में ही काट कर पूरी की। दे दे मेरे शहजादे का कमरा उसको। मेरे बच्चे बिगड़ गए ने। देखती नहीं तू, ये 2 दिन शहर से होकर आया है, ता आंखें माथे पर सजाकर घूम रहा है। वो तो रहता ही शहर से। अब कोई आस कोई उम्मीद बाकी ना रहे। मिशिरा भी कुछ देर उन्हें तकती रही, फिर उनके हुक्म की तकमील के लिए वहां से चली गई। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए